जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। यूपी पुलिस एग्जाम के लिए लगातार हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। आज हमारा जीके जीएस में प्रैक्टिस नंबर 10 होने वाला है। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन पसंद आएंगे। तो 38 प्रश्न होंगे और कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। उम्मीद है आप सभी अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि एक बार आप पेपर दे भी चुके हैं और बेहतरीन स्कोर के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। आपको बताना है कौन सा जो स्थल है वो रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो सुरिंसर मानसर झील जो है ये आपकी नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। या भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित। कहाँ पर दोस्तों? ये JNK में पड़ती है। कहाँ पर दोस्तों? JNK में पड़ती है। बाकी सुर सरोवर, सई नवार झील और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये सभी आपको कहाँ पर? यूपी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है ये आपके। अच्छा, जबकि जो सुर सरोवर है ये आपको याद नहीं, ये आगरा में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? आगरा में पड़ती है, याद रखेंगे। ये समसपुर ये आपको रटा होगा, ये रायबरेली में पड़ता है। ये रायबरेली में पड़ता है। ये पूरे क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए जो आपके पूछी जाती है। सरी नावर की बात करें, इटावा, ये कहाँ पर है? इटावा में है। ठीक है, यूपी के इटावा जिले में। जिले भी आपको याद रखनी और सभी रामसर स्थल शामिल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो राइट आंसर कार्बेट, जिम कार्बेट का हिस्सा है। राइट आंसर सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? अब मंडल आपसे पूछ लिया गया, लवण प्रभावित क्वेश्चन पूछा गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आगरा एवं अलीगढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है। आगरा और जो अलीगढ़ क्षेत्र है इसमें उत्तर प्रदेश के मंडलों में पाई जाती है लवण युक्त प्रभावित। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में किस शहर में पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? पूर्व का ग्रास किसे कहा जाता है? तो पूर्व का ग्रास या सिराज हिंद बोलते हैं, सॉरी वो तो आपका दूसरा हो जाएगा, कन्नौज बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कन्नौज। पूर्व का ग्रास बोला जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसे कन्य कुब्ज के नाम से भी जानता है और इत्र नगरी तो है ही, क्या बोलते हैं? इत्र नगरी भी बोलते हैं। और कन्य कुब्ज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कन्य कुब्ज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, और इत्र नगरी तो जाना ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता है सबसे बड़ा अगर पूछा जाता है तो सबसे बड़ा आपको पता है लखीमपुर है। कौन दोस्तों? लखीमपुर है। और सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़ सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? हापुड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जून 2023 है, फिलहाल इसको आप हटा दीजिए। आप ये बताइए कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है। विश्व शरणार्थी दिवस जो है वो हर साल 20 जून को मनाया जाता है और कई बार क्वेश्चन इससे पूछा भी गया है। कब दोस्तों? विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? जो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध है इसकी समाप्ति आपसे पूछिए कब हुई थी? इसकी समाप्ति की अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की तो 16 दिसंबर 1971 के हुई थी। कब दोस्तों? 16 दिसंबर 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा ने आत्मसमर्पण किया था, याद रखेंगे। और उसके बाद बांग्लादेश बन गया था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। जो मगध की राजधानी थी उसको स्थानांतरित किया। देखो, अगर बात करते हैं पटना, जिसका नाम पुराना कौन था? पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र उसका पुराना नाम था, यही राजधानी इसकी बना था, याद रखेंगे। ठीक है, इसकी राजधानी बना था। ठीक है, याद रखेंगे। वैसे इसकी पहले राजधानी कहाँ थी? वैशाली जो थी इसकी राजधानी थी और वैशाली से राजधानी पलटकर पाटलिपुत्र पटना को बनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, अशोक जो है, अशोक ये मौर्य वंश का शासक था। अशोक को दोस्तों कई अभिलेखों में देवनाम प्रिय भी कहा गया है। क्या बोलते हैं? देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। और कई नाम इसे प्रियदर्शी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रियदर्शी भी देखने को लिखा मिलता है। प्रियदर्शी भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिणी सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैल गया? पहला मुस्लिम शासक। ठीक है, ये आपको बताना है, पहला मुस्लिम शासक। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अलाउद्दीन खिलजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसने दक्षिण तक शासन किया, जैसे देवगिरी पर हो गया 1306 में इसने वारंगल पर आक्रमण किया था। ये सभी आपके इंपॉर्टेंट है। वारंगल हो गया, ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत तक आक्रमण किया था, याद रखेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में प्रथम क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? तो 1857 के विद्रोह के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ आपको पता है पहला विद्रोह था। इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? सिपाही विद्रोह। लेकिन जो इतिहासकार हैं उन्होंने अपने हिसाब से इसको नाम दिया है, सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो 1857 का विद्रोह था इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर ने किया था। क्या बोलते हैं? वीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और इनकी एक बुक थी, इनका नाम था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, इंडिपेंडेंस, ये इन्होंने
इन्होंने इसका नाम रख इनको जो बुक थी इसमें इन्होंने प्रकाशित किया था। आप सभी को पता 1857 का विद्रोह बहुत भयंकर विद्रोह था। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था। 1858 में फिर लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय भी बना दिया गया था। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है लेकिन बहुत सरल आप समझ सकते हैं। फिलहाल गांधी रिविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? गांधी रिविन समझौते में कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई? नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन व्यापार। नमक टैक्स देखिए हटाने की पूरी बात की गई थी। खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना, जो खाद्य उत्पादन पर टैक्स है इससे ये क्वेश्चन, खाद्य उत्पादन पर टैक्स ये नहीं बात रखी गई थी, ये कोई बात नहीं रखी गई थी। बाकी अगर अगला क्वेश्चन पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर, बिल्कुल बात हुई थी, तभी दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें हम लोग भाग ली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकना, बिल्कुल सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1900 पहले शुरू हुआ और उसके बाद में रोका भी गया था। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना, इस पर कोई बात नहीं की थी। अच्छा, ये क्वेश्चन ये पूछा कि दिल्ली से जो गांधी रिविन समझौता इसका एक और नाम क्या था, तो इसका एक और नाम है जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? दिल्ली समझौता भी इसे कहा जाता है। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में छपा है। क्लियर है? चलिए, गांधी रिविन समझौता। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पड़ोसी देश है? भारत का बताना है सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। ठीक है, मालदीव जो है भारत का पड़ोसी देश है। वैसे कुल 9 देश है भारत से सीमा, देखो 7 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या नाम इसका स्थलीय है और 2 आपकी क्या नाम उसका जलीय है, लेकिन सबसे छोटा इसमें कौन है? मालदीव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोमडिला दर्रा किस राज्य में पड़ता है? बोमडिला आप सभी को पता है। बोमडिला दर्रा की बात करते हैं, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। बोमडिला हो गया, और इसके साथ एक यांग्याप दर्रा भी पूछा जाता है। कौन दोस्तों? यांग्याप दर्रा, ये भी बहुत फेमस है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो वाड़ा लाचा हो गया, रोहतांग हो गया, सिपकिला हो गया, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। तुजू मणिपुर में तुजू दर्रा, सिक्किम में कौन सा? नाथुला और जेलपला। नाथुला और जेलपला कहाँ हो जाएंगे? सिक्किम में हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, मणिपुर में तुजू दर्रा याद रखेंगे। अष्टमुडी ये आर्द्रभूमि है और झील भी है, तो अष्टमुडी कहाँ पर है? ये केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? अष्टमुडी ये केरल राज्य में स्थित है, याद रखें, बहुत फेमस है और केरल की दूसरी सबसे बड़ी है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी केरल की हो जाएगी अष्टमुडी। अगला क्वेश्चन, नामचा बरवा से यूटर्न लेने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? अगर आप इस तरीके से देखेंगे, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर आपको नामचा बरवा श्रेणी देखने को, इस तरीके से श्रेणी देखने को मिलती है, वो नामचा बरवा देखने को मिलती है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन बताऊँ, अच्छा क्वेश्चन ये है, अगर पूछा जाए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, अगर पूछा जाए किस दर्रे से प्रवेश करती है तो क्या बोलेंगे? यांग्याप दर्रे। कौन से दोस्तों? यांग्याप दर्रे से भारत जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। बहुत टफ क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, शायद आपको ना पता हो। ठीक है, यूटर्न लेने के बाद अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये नदी आती है। क्लियर है? याद रखिए, यूटर्न लेने के बाद और बाद में कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के बाद दोस्तों ये कहाँ पर? असम में चली जाती है। क्लियर है? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा कितनी महिलाएं थी? ये बहुत क्वेश्चन है और इससे संबंधित शायद क्वेश्चन एक मैंने आपको बताया था। चलिए आइए इसको पूरा क्लियर कर देते हैं, यूपी वगैरह सबको। देखो, अगर आपसे कुल महिलाओं की पूछा है, देखो सबसे पहले आप सभी को पता है भारतीय जो संविधान सभा बनी उसमें 389 सदस्य थे। ठीक है, 389 कुल सदस्य थे। उसके बाद जब हमारा मतलब इनमें से क्या हुआ, 292 जो ब्रिटिश प्रांत के थे और 92 जो 3 थे वो किसमें? देसी रियासत थी। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गए तब कितनी सीटें बची? तो 299 सीटें। कब? जब भारत और पाकिस्तान क्या हो गए? अलग हो गए, तो कितनी सीटें बची? 299 सीटें बची थी, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कि महिलाओं के बारे में जितना क्वेश्चन है बन सकते हैं सभी बताते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए पहले महिलाएं कितनी थी, क्या बोलेंगे? अगर पूछा जाए पहले महिलाएं कितनी थी, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, और पूछ सकता है कि कुल महिलाएं कितनी थीं। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। सर्वाधिक महिलाएं कहाँ से थीं, ये भी पूछ सकता है। सर्वाधिक महिलाएं किस राज्य से थीं और कितनी थीं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए बता देते हैं। सबसे पहले अगर पूछा है, पहले 10 महिलाएं थीं। कुल की बात करा जाए, कुल 15 महिलाएं थीं। सर्वाधिक किस राज्य से थी? यूपी से थी। और कितनी थी? 5 महिलाएं यूपी से थी। ठीक है, 5 महिलाएं यूपी से थी। सर्वाधिक महिलाएं कहाँ से थी? जैसे सरोजिनी नायडू वगैरह हो गई, ये सब कहाँ से थी? यूपी से थी, याद रखेंगे। अच्छा, इनमें सबसे प्रचलित क्वेश्चन जो महिलाओं से पूछा जाता है कि एकमात्र मुस्लिम महिला, तो क्या बोलेंगे? मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। क्या बोलेंगे? बेगम एजाज रसूल। मैं कुछ बोल रहा हूँ, हाँ, बेगम एजाज रसूल थी। ठीक है, बेगम एजाज
रसूल थी। कौन थी? बेगम एजाज रसूल थी। ठीक है, ये कहाँ थी? ये भी दोस्तों यूपी से थी। कहाँ से थी? ये भी यूपी से थी, एकमात्र मुस्लिम। ठीक है, याद रखेंगे, एकमात्र मुस्लिम कहाँ से थी? यूपी से थी, याद रखें। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा होता है? 10वीं अनुसूची संबंधित है किससे दोस्तों? दल बदल से। किससे संबंधित है 10वीं अनुसूची? दल बदल से। उसके बाद कौन सा संविधान संशोधन था? 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे दल बदल सूची को। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब क्वेश्चन पूछा 10वीं सूची कौन, इसका निर्णय कौन लेता है? ये क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका निर्णय कौन लेता है, तो याद रखेंगे भारतीय संविधान 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय पर करेगा। ठीक है, याद रखेंगे कौन? अध्यक्ष। लेकिन इसके क्या बोलेंगे, इसका जो निर्वाचन, देखो, लेकिन जबकि 10वीं सूची के आधार पर अगर दल बदल हुआ, जैसे इसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन में आपको इसको पूरा समझा, देखो कंफ्यूज इसमें नहीं होता। अगर उसमें पूछा जाए कि वैसे अयोग्यता का निर्णय कौन लेता है, अयोग्यता अगर होती है तो वैसे तो 103 में ये बात लिखी गई है कि निर्वाचन आयोग जो होगा, निर्वाचन आयोग की राय पर राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन जो आयोग होता है उसकी राय पर कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन अगर 10वीं अनुसूची से संबंधित पूछा जाता है तो कौन करेगा? अध्यक्ष। कौन? लोकसभा का, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो करता है दल बदल अनुसूची से संबंधित। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर 10वीं अनुसूची जोड़ दे तो आपको अध्यक्ष लोकसभा का बताना है, और अगर सिर्फ पूछे कि इसकी अयोग्यता कौन करता है तो राष्ट्रपति। ठीक है, वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन 10वीं अनुसूची से ही पूछा जाता है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद चुनाव आदेश को चुनाव आयोग संसद राज्य विधानमंडलों के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। कौन सा अनुच्छेद जो है? देखो, अगर हम संविधान की बात करते हैं, निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, अनुच्छेद की बात करें उससे पहले भाग 15 में इसकी हमें चर्चा देखने को मिलती है। ठीक है, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक, 324 से 329 तक इसकी हमें चर्चा देखने को मिलती है। अच्छा, आप संसद से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे तो 324 में इसका निर्णय दिया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण कराने की शक्ति देता है। क्लियर है? याद रखेंगे। और अच्छा, चुनाव आयोग की बात करें कब इसका हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना, 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन की बात करता है? देखो, नए राज्य की बात करता है तो अनुच्छेद 3 हो जाएगा। ठीक है, नए राज्य के गठन की बात करता है तो अनुच्छेद 3 हो जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है के प्रवेश एवं गठन की बात करता है। ठीक है, इसने क्या पूछा? नए राज्य किससे? मान लीजिए आंध्र प्रदेश से कौन बना था? तेलंगाना बना था, तो किसने? अनुच्छेद 3 के तहत। अच्छा, अनुच्छेद 3 की पूरी शक्ति किसके तहत है? ये संसद के अंतर्गत आती है, पूरी शक्ति संसद के तहत आती है, याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि रहा किस संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 21A को मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया? अनुच्छेद 24A कहता क्या है? अनुच्छेद 24A कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रावधान करने की बात करता है। अनुच्छेद 21 का। ठीक है, अच्छा, कब शामिल किया गया? तो याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 46वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। कब दोस्तों? 2002 के तहत, 46वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ये बात हमें लाई गई। क्लियर है? नेक्स्ट पर चलते हैं। मूल्यह्रास की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता क्या होता है? जो मूल्यह्रास आपने जैसे जीडीपी होता है, और जीडीपी में से जब हम मूल्यह्रास घटा देते हैं तो क्या बोलता है? एनएनपी, मतलब नेट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो जो टूट फूट होती है उसे मूल्यह्रास बोला जाता है। और इसके लिए पूंजीगत वस्तुएं जो होती हैं उनकी टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता दिया जाता है, जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? जो भारत में छिपी बेरोजगारी आपको देखने को मिलती है वो मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। ऑक्ट्रियो क्या है? ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में मेरी थोड़ा प्रॉब्लम है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन दोस्तों आपको क्वेश्चन बताना है। ये क्या है? एक प्रकार का टैक्स होता है। ये क्या है दोस्तों? एक प्रकार का टैक्स होता है। क्या है? एक प्रकार का टैक्स होता है जो किसी नगर निगम या जिलों पर खपत होने वाले सामानों को ले जाने के लिए स्थानीय निकायों द्वारा लगाया जाता है। जो स्थानीय निकाय होते हैं उनके द्वारा ये लगाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, मतलब कोई नगर निगम या जिलों द्वारा लगाया जाता है, जो स्थानीय निकाय होते हैं उनके द्वारा ये लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था? भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, अच्छा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अगर पूछा जाए तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को पहला खोला गया था। 1975 में खोलने की बात की गई, मतलब पहला खोला गया था, याद रखेंगे। ठीक है, मुरादाबाद यूपी में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी से संबंधित और प्रथमा बैंक नाम था। ठीक है, पहला कब? 2 अक्टूबर 1975 को मुरादाबाद में खोला गया था, यूपी में। ठीक है, पीतल नगरी बोलते हैं मुरादाबाद को, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन छूट गया है।
ये बताइए। कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर अल्पकालिक ऋण देते हैं, देखो अल्पकालिक और दीर्घकालिक बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को, ठीक है, जिसे अल्पकालिक ऋण देते हैं उसे क्या बोला जाता है, रटा होगा आपको, उसे रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर दीर्घकालिक पूछ देता क्या बोलते हैं, उसे दीर्घकालिक बोल दिया था तो हम क्या बोलते हैं, बैंक दर बोलते हैं। ठीक है, कौन, आरबीआई किसे, वाणिज्यिक बैंकों को, किसे दोस्तों, बैंकों को। अगर क्वेश्चन यहीं पर पूछ दे कि बैंकों को, जो बैंकें होती हैं बैंकें, अगर ये बैंक जो, अगर बैंक दोस्तों आरबीआई को पैसा दे, मैंने तीर आरबीआई की तरफ लगाया, आरबीआई को पैसा दे, तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसे रिवर्स रेपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है, याद रखें। किधर है, उम्मीद है किधर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है से संबंधित है। जो मिशन इंद्रधनुष है वो किससे संबंधित है, क्वेश्चन का राइट आंसर मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो टीकाकरण से संबंधित 2014 में शुरू किया गया था, उम्मीद है पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या है। जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है इसको पुनर्गठित करके क्या बना दिया गया है, तो आपको पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है वही है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बना दिया गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो आइंस्टीन थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में नोबेल मिला था। कब दोस्तों, 1921 में इन्हें नोबेल मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, फाइटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव का सिद्धांत दिया था। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक कब जीता था। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार 1951 में फुटबॉल का स्वर्ण पदक जीता था, याद रखेंगे। कब दोस्तों, 1951 में फुटबॉल का पहला स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अगर एशियन गेमों की शुरुआत की बात करते हैं, इन खेलों की जो शुरुआत हुई थी 1950 में, पहली बार दिल्ली में हुई थी, याद रखेंगे। ठीक है, 1950 में होनी थी, मैं गलत बोल रहा हूँ, 1950 में क्या थे, होनी थी, लेकिन 1991 में पहली बार किए गए थे दिल्ली में। ठीक है, और इसमें फुटबॉल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था, दिल्ली में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वक्त हुई। स्टैटिक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो भारत क्रिकेट बोर्ड की स्थापना आपको बताना है। बीसीसीआई बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, बीसीसीआई। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। कब दोस्तों, बीसीसीआई बोलते हैं, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सीमा सुरक्षा बल की स्थापना निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। जो सीमा सुरक्षा बल होता है, जिसे सशस्त्र सीमा बल हिंदी में एसएसबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमा सुरक्षा बल। राइट, सीमा सुरक्षा बल कह सकते हैं 1 दिसंबर 1975 को। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर 1975, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये एसएसबी नहीं, एसएसबी तो सशस्त्र सीमा बल होता है, एसएसबी नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक के लेखक कौन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम वॉरियर के लेखक कौन है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, एग्जाम वॉरियर के लेखक, ये एग्जाम वॉरियर का लोकार्पण किया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, इसको लिखा गया। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, एग्जाम वॉरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगदाद की राजधानी, बगदाद किसकी राजधानी है, तो दोस्तों ये इराक की राजधानी है। ठीक है, किसकी, इगरा। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी कौन हो जाएगी, बैंकॉक। चीन की सबको पता है बीजिंग होती है, चीन की क्या हो जाएगी, बीजिंग। ठीक है, रूस की दोस्तों मॉस्को, रूस की क्या हो जाएगी, मॉस्को हो जाएगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसे शॉर्ट में आप आईपी बोल सकते हैं, इसका जो पूछा जाए आविष्कार किसने किया था, तो विंडसर्फ ने किया था। किसने नाम, राइट आंसर क्या होगा, विंडसर्फ ने। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, विंडसर्फ ने इसका निर्माण किया था। तो यहीं तक हमारे क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन पसंद आएंगे। थोड़ा स्पीड में हमने क्वेश्चनों की किया है ताकि आप कम समय में अच्छे क्वेश्चन कर पाएँ और आपकी तैयारी भी बेहतरीन हो पाए। उम्मीद आप सभी को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहें और अपनी तैयारी और भी बेहतरीन हो सके। उम्मीद आप सभी को और बेहतरीन क्वेश्चन में ला के दूंगा ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।